Now, find the number of zeros in graph of a true graph of following polynomial. सर वो 10th वाला देखो
पहले क्वेश्चन में कितने जीरोज हैं इसके? 3 जीरो। सेकंड के और इसमें 4। सेकंड क्वेश्चन देखो, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री बोलो। नॉट डिफाइंड। ऐसा इसलिए है, जीरो इटसेल्फ इज जीरो पॉलिनोमियल। जीरो ही तो जीरो पॉलिनोमियल है। ओके, सो जीरो इटसेल्फ इज जीरो पॉलिनोमियल। तो कोई जीरो को 0x⁴ भी लिख सकता है, और कोई 4 भी लिख सकता है, कोई इन्फिनिटी भी लिख सकता है। जिसकी जितनी मर्जी लिखे, सब जीरो ही तो है। इसलिए इसकी कांस्टेंट पॉलिनोमियल अमन, मान लीजिए 7 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो 7 को यही लिखना पड़ेगा, और x के ऊपर या वेरिएबल के ऊपर जो पावर या एक्सपोनेंट है वो तो जीरो ही है। तो इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? और बाई क्वाड्रेटिक की, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ जीरोस। अगर मान लीजिए कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, दैट इज ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। समझ में आई बात? और हमको सम ऑफ जीरोस पता करना है। तो सम ऑफ जीरोस का क्या फार्मूला है? जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट इज -b/a होता था उसमें। सम ऑफ जीरोस तो पहले भी होता था -b/a, यहाँ भी -b/a ही रहेगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा पहले भी कांस्टेंट अपॉन ए होता था, लेकिन चूंकि यहाँ कांस्टेंट टर्म ये हो गई डी, थोड़ा सा फर्क भी आएगा, -d/a, दैट इज निगेटिव आ जाएगा। वहाँ नहीं था माइनस, लेकिन यहाँ पर आएगा। अगर इसका डिडक्शन करेंगे, पिछले साल तक होता रहा, लेकिन अब जब ये हट गया है, फिर भी सवाल इसके आते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? तो अगर ये होगा तो निगेटिव लगा देना। और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन पेयर वाइज, दैट मीन्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इट इज इक्वल्स टू c/a। अब इसी का यूज करते हुए मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन में कि a, b और c, d की वैल्यू क्या क्या है? a 3 है, b -5 है, c -11 और d कितना है? -3। कुछ चीजें तुमसे पूछी जाएंगी। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है? अल्फा बीटा गामा क्या है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा क्या है? कितने में वैल्यू डाल देना सबकी, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू यहाँ से लिखो, -b/a करो जरा, यही वाला फॉर्मूला लगाओ। और a कितना है, तो कितना आ जाएगा? 5/3। और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन पेयर वाइज, तो क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू c/a। c कितना है? -11/3। और अल्फा बीटा गामा क्या आ जाएगा? -d/a, तो -3/3, so that comes as 1। दोनों 3 है क्या? ये भी 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले भी। ओके, तो कहा गया है कि अगर √5/3 किसी का 0 है तो उसका फैक्टर क्या होगा? जैसे तुमने √2 और -√2 लिखा था, तो क्या लिखोगे? x -√5/3 और x -√5/3, ये दोनों फैक्टर हो गए कि नहीं? इस फैक्टर और इनका प्रोडक्ट भी फैक्टर हुआ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जिसे कि px कहा जाता है। तो इससे क्या पता चला कि x -√5/3 और x +√5/3 ये इसके फैक्टर हो गए। और बोलो x + a और x - a है, तो x² - a² दैट इज x² - 5/3 इज इट्स फैक्टर। और अगर हम एक फैक्टर से डिवाइड कर दें तो दूसरा फैक्टर आ जाता है, जैसे मैंने x² - 2 से किया था। तो अब इससे दूसरा फैक्टर निकालो।
Now let us divide by x square minus 5 by 3 से डिवाइड करो। इसमें 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5। मयंक हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले का कोफिशिएंट आ जाए 3x स्क्वायर से कर लो, पहले से इसमें करो तो 3x टू दी पावर इससे इसमें करो, करके देखो 3x स्क्वायर से माइनस 5/3 में करो तो कितना आ जाएगा? माइनस 5x स्क्वायर। तो उसी के होमोजीनियस टर्म्स में लिखो, उसी के नीचे, और इन दोनों के साइन चेंज कर दो तो क्या आ जाएगा? 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब हमें अरविंद किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए? 6x से आप करिए, तो 6x से करेंगे तो 6x का एक तो क्यूब आ जाएगा, जरा इससे इसमें करो तो माइनस का 10x, तो वो इसके नीचे लिख दीजिए और दोनों के साइन चेंज कर दीजिए तो क्या बचा? अब हमें किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए? प्लस 3 से कर देना चाहिए। तो प्लस 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा बोलो? एक तो 3x स्क्वायर आएगा और दूसरा क्या आएगा? माइनस 5। बचना तो वैसे भी कुछ नहीं था, जब हम फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो कुछ बचता नहीं है ना। तो इससे क्या पता चला कि 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज अदर फैक्टर, और अगर ये अदर फैक्टर है 3 कॉमन ले लिया जाए, इज अदर फैक्टर। वैसे तुमको मालूम होगा कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये करके देख लो किसका है। तो इट इज x प्लस 1 होल स्क्वायर इज अदर फैक्टर। तो इसका मतलब है या तो x प्लस 1 0 है और या x प्लस 1 0 है, क्योंकि इसमें 2 x प्लस 1 है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? और x की वैल्यू -1। सो इट्स अदर जीरोस आर -1 एंड थ्री को तो उधर सभी को 0 कर दिया था, जब 0 निकालना होता है तो 3 0 हो नहीं सकता। फैक्टर के लिए जो भी चीज़ आती है हम उसको 0 करेंगे इज इक्वल टू 0, तो फिर उसको भी 0 पुट करेंगे, इसको भी 0 पुट करेंगे, 3 तो 0/3 हो जाए, उसका कोई रोल नहीं। अब देखो 5th क्वेश्चन, ऑन डिवाइडिंग x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाई ए पॉलिनोमियल। तो जब हम ये बात जानते हैं कि px में किसी से डिवाइड करते हैं तो वो gx होता है, और जो ऊपर आता है या इधर आता है क्या वो qx होता है, और जो नीचे होता है वो क्या होता है? rx होता है। यानी ऐसा कहा गया है कि अगर तुम 7 में 3 से डिवाइड करो तो 3 2 या 6 और 1 बच रहा है। तो पहले भी आपसे बताया था 7 इज इक्वल टू 3 into 2 + 1 होता है। तो px को क्या लिखा जा सकता है? दिव्या बोलो px को क्या लिख दें? gx into qx प्लस rx। यहाँ पर ये जो चीज है इसका नाम क्या है? भागफल प्रमेय, डिवीजन एल्गोरिथम। इसका क्या नाम है? इट इज डिवीजन एल्गोरिथम। इसकी कंडीशन क्या है? हमेशा यहाँ तुम्हें तब रुकना है, दैट इज डिग्री ऑफ rx शुड बी ऑलवेज लेस देन gx। मान लो यार क्यूब है तो क्या रुक जाओगी? इक्वल है, स्क्वायर है तो भी क्या रुक गई थी क्या? हमेशा जो rx अगर छोटा आ जाए, मान लो x + 2 आ जाता तब तो कुछ नहीं कर पाती। तो क्या कंडीशन होती है डिवीजन एल्गोरिथम की बोलो? दैट इज डिग्री ऑफ rx, जो रिमाइंडर की डिग्री है वो हमेशा डिवाइजर से कम होनी चाहिए। तो क्या लिखते बताइए? डिग्री ऑफ rx इट इज लेस देन डिग्री ऑफ, ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगला क्वेश्चन वही है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। हमेशा इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? इससे कम होनी चाहिए कि नहीं? इतनी बात समझ आ गई। अब हम इसी पर एक क्वेश्चन देखते हैं, ऊपर का हटा दें। चलिए देखिए
इसी को लिखो px इज इक्वल्स टू, नाउ px क्या होगा बोलो, इट इज इक्वल्स टू gx इंटू qx और प्लस rx। अब ध्यान दीजिए हमारे पास क्या क्या दिया है, ऑन डिवाइडिंग दिस, यही तो px है। तो px क्या है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, और उसको किससे डिवाइड किया, तो gx की वैल्यू लिखो, लिखा नहीं है gx, हमें पता करना। qx कितना आया, तो x माइनस 2, और rx कितना है, माइनस 2x प्लस 2। सही है, सबसे पहले ये चीज इधर ले आओ, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 4, तो वहाँ क्या बचा, gx इंटू x माइनस 2, ये चीज है। तो x क्यूब कितना आ गया, माइनस 3x स्क्वायर, इसको जोड़ो प्लस 3x और माइनस 2 आ गया, और उसमें किससे डिवाइड कर दो, x माइनस 2, तो वहाँ क्या बचा बोलो, ये से अब इससे डिवाइड कर दो, तो x माइनस 2 से डिवाइड करिए, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, तो पहले क्या होगा, x स्क्वायर से करें, तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, अब देखो माइनस, तो ये कट गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, अब किससे करें, माइनस एक्स से करो, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x, ये भी कट गया, तो क्या बचा, x माइनस 2, अब किससे करेंगे, 1 से करो, x माइनस 2, साइन चेंज करते रहना, तो ये भी कट गया। तो इसलिए gx की क्या वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 1, सही है। ये कई बार आए हुए क्वेश्चन है। अब जरा देखो 6th क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन में तुमको ऐसा बताना है कि px और gx की डिग्री सेम हो। वैसे तुम्हारा डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, जो px है क्या वो gx इंटू qx और rx हो सकता है, तुम्हें इन दोनों की डिग्री सेम बतानी है। तुम इसकी कुछ डिग्री मानो, बताओ इसकी डिग्री मैंने कितनी ली, 1 है। अब इसी में तुम मल्टीप्लाई कर दो 2 से और 1 जोड़ो, 2 और 1 से करने से क्या इसकी डिग्री कुछ बदल जाएगी, वही रहेगी। और देखो ये क्या आ गया बताओ, दैट इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करो जरा, 2x प्लस 2 प्लस 1, और सरल करना चाहते हो तो 1 1 से ही कर लो, लेकिन मैं उतना सरल नहीं कराना चाहता हूँ, 10th स्टैंडर्ड है तो थोड़ा बहुत चेंज करके कर रहा हूँ। तो कितना हो गया बोलो, दैट इज 2x प्लस 3। तो ऐसा किया जा सकता है, ऐसा फाइंड पॉलिनोमियल, तो हमारा पॉलिनोमियल ये हो जाएगा, यही तो है px। इतना सारा करके दिखा देना कि px ये है, gx की सेम आना, बोलो दोनों की सेम आ गई, और qx की सेम आना और rx की सेम आना, सही है। ये दोनों पूछा गया तो डिग्री सेम है, यही बार बार लिखना। अब की ऐसा करना qx और rx की डिग्री सेम करना। देखो तो px क्या होता है, gx और qx और rx। क्या तुम ऐसा चाहते हो कि x प्लस 1 लिख के 2 प्लस 1, क्या दोनों की डिग्री सेम है, बोलो। नहीं आई है, इसकी भी 0, इसकी भी 0 हो गई सेम। सवाल वही रहा लेकिन दूसरे में भी चल गया, चल नहीं गया। देखो दोनों की अभी तुमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल की क्या डिग्री बताई थी, बताओ, तो दोनों की सेम हुई कि नहीं। ये क्या आ जाएगा px, दैट इज 2x प्लस 2 प्लस 1 है, वही 3 तो आ रहा है। तो बोलो px ये हो गया, gx कितना हो गया, x प्लस 1, और qx कितना हो गया 2, और rx कितना हो गया, चल गया नहीं सवाल। अब ऐसा सवाल करो, डिग्री ऑफ rx इज 0, यही चल गया, तीनों में चल गया कि नहीं। सर एक बार वापस सर पहला पहला वाला। कि
डिग्री ऑफ आर एक्स क्या करना है, तो पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, क्यू एक्स और प्लस आर एक्स है, तो इसे लिखो x प्लस 1 और इसे लिखो 2 और इसे लिखो 1, तो कितना हो जाएगा बोलो, 2x प्लस 3 हो गया पी एक्स, और आर एक्स की डिग्री क्या हो गई 0, यानी रिमाइंडर बचा हो लेकिन कुछ कांस्टेंट आए तभी 0 होगा, 0 आ गया तब तो उसकी डिग्री अनडिफाइंड हो जाए, तो रिमाइंडर रहना चाहिए ना थोड़ा बहुत, तो पी एक्स ही हो गया और जी एक्स क्या हो गया x प्लस 1, क्यू एक्स क्या हो गया 2 और आर एक्स क्या हो गया, सही है। अब समझो अच्छी तरह, तुम्हें इसमें ए में इन दोनों की डिग्री सेम चाहिए, सही है, तो सेम चाहिए तो उसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, कुछ भी ऐसा ले लो जी एक्स, मान लो तुम एक्स स्क्वायर प्लस 4 ही लेती हो, इसकी डिग्री इसके सेम तभी होगी जबकि क्यू एक्स इसकी डिग्री रिड्यूस ना कर सके, तुम उसमें नंबर से मल्टीप्लाई करो, अपने आप जी एक्स और पी एक्स की डिग्री सेम हो जाएगी, डिवीजन एल्गोरिथम है ना ये, तो तुम्हें किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, 1 से कर दो या 5 जोड़ दो, ऐसा करने से क्या पी एक्स की डिग्री सेम रहेगी, सेम रहेगी, तो हम मतलब जो डिविडेंड है उसमें ऐसे डिवाइजर से डिवाइड करो जो सिर्फ नंबर हो, तब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, ऐसे हमने पहले भी किया था, तो ऐसे किया है कि नहीं वही चीज़, और भी कुछ ले सकती हो, तो इस तरीके से आता है। तुम अगर ये नहीं लेना चाहती हो तो तुम ऐसे लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख लिया, तो अब तुम यहाँ लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 प्लस 4, तो दोनों की सेम डिग्री, उस हिसाब से मैनिपुलेट करना है तुमको, बस डिग्री न बदले और चारों का निर्धारण कर लो, समझ में आ गई बात। सर उसमें लिखना होगा ना लेक जीएक्स, ऐसे लिखना पड़ेगा, सारा पूरा दिखा देना, सब मल्टीप्लाई करके ऐसे दिखा देना, ये तुम्हारा एल्गोरिथम हो गया, अब फिर चारों को लिस्टिंग कर दो, सही है, यही 4 सवाल करो। थोड़ी राइटिंग ठीक लिखा करो, तुम कैसे लिखती हो, दिस इज द टर्म, टर्म लिखोगे तो टी, टर्म ऐसे कितनी दिक्कत होती है, स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है, बिल्कुल अनविलिंग टाइप, निशिता लिखोगे तो डी, जैसे लहर पे चल रही हो, लहरिया का चलती है, राजस्थानी हो गई क्या बोले रिप्रेजेंटेशन में लोग कितना खर्च करते हैं, स्किल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक बार बर्तन लगा लो, डाउट हमें ठीक लगे तो वही बताएंगे, अभी एग्जाम है। हाँ ये कराएंगे, अभी रूही वाला कराने जाएंगे, यही करना, वो तो इसके जस्ट अभी बाद ही करा देंगे। बुक का ही क्वेश्चन है, तीसरा सवाल है 3.4 का, बात
आइए चलो बुक नहीं है तुम लोग बस ना तो बस ये लो ये नहीं उठेगा। जो मैं कल आप क्वेश्चन में थोड़ा फर्क है उस नंबर में मैं जो बोल रहा हूँ ये बताइए। अभी लेफ्ट को ले रहा हूँ देखिए 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 तो 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 के जिसमें कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं सम आर बॉयज एंड गर्ल्स लेट बॉयज आर x in number and girls are y in number। तो इससे क्या पता चलता है x plus y कितने हैं? लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी ज़्यादा है? That is number of girls are 4 तो गर्ल्स ये y है तो y minus x कितना हो गया 4। ये these are ये क्या है? ये जो तुमने ये दो लिख दिया ये क्या है बताओ? These are algebraic expression of pair of linear equation। ऐसा बोलेगा express the linear equation या express the condition algebraically। इस दी गई परिस्थिति को बीजगणितीय समीकरण के रूप में व्यक्त करो तो ऐसे करना क्या लिखोगी? These are algebraic expression ठीक है of given condition in pair of linear equations in two variables। समझ में आ गया? ऐसा लिखना होगा। तो अब आपने दो जो कंडीशन लिख दी फर्स्ट एंड सेकंड, अब इसको कैसे ग्राफिकली शो करोगे? पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का ग्राफ बनाओ तो कैसे बनेगा? देखो दो टेबल ऐसे बना लो और दो वैल्यू रखेंगे बस और फिर उसको ग्राफ में कर लेंगे तो x और y और इसके ऊपर यही इक्वेशन लिखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और इसके ऊपर क्या लिखोगे? y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। अगर x 4 है तो y कितना है बोलो? 6। और अगर x 6 है तो y 4। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे 10 नहीं लेंगे क्योंकि फिर हमें उतना बड़ा ग्राफ ही बनाना पड़ेगा तो मीडियम वैल्यू ले लेंगे। ओके अच्छा सेकंड में देखो कि अगर यहाँ पे देखो x और y अगर x 0 है तो बोलो y कितना है? 4। और अगर x 4 है तो y कितना है? सही है। अब इसमें यहाँ पर तुम देख लो x कहाँ से कहाँ तक गया? क्या 6 तक गया है? 6 है तो पूरे गिन लो 0 से 6 है। ज़्यादा इधर मत बनाना बस एक बना के यहाँ एरो लगा देना। अब y तो भी निगेटिव नहीं गया है तो बस यहाँ x डैश और यहाँ y डैश। दिस इज y एंड दिस इज 1 2 3 4 5 6। अगर ज़्यादा लाइन आपने लंबी खींच दी तो फिर वहाँ तक लिखना भी पड़ेगा। और y कहाँ तक गया है देखो तो 1 2 3 4 और फिर 5 और 6 तक। सही है। सेकंड वैल्यू में जब y 0 का तो x माइनस 4 रहेगा। लो ये तो बहुत अच्छा बताया। y 0 x कितना रखा बोलो? x अगर हम 4 रखेंगे तो y 8 आ जाएगा ना x 4 रखने पे तो ये न लेकिन उतने तक हम नहीं जाना चाहते हैं। x को 0 रख दिया अब और x को 1 रख लो। x को 1 रखोगे तो y कितना आएगा बताओ? -1 इधर तो 5। अच्छा बताया आपने ठीक है। 1 रखोगे तो -1 इधर जाएगा कि नहीं? चलो तो 4 6 को करो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 तो 4 और 6 देखो x 4 पहले x पे 4 चले और y पे कितना चलेंगे? 6 यहाँ तक आ गए तो दैट इज 4 6 फिर 6 4 चलो 6 चल रही है स्पेसिंग ठीक रखेंगे तो सही ग्राफ आ जाएगा। 6 x 6 पे 4 तो 6 पे 4 कहाँ तक आएगा? ये तो हमारा एक लाइन कौन सा आ जाएगा? 6 4 वाली आ गई। अब दूसरी चलिए 0 4 x पर 0 तो y कितना 4 और 1 पे 5 1 पे कितना आई है तो 1 पे 5। अब इससे चलो तो ये दोनों ये जहाँ पे मीट करेंगे तो ये कहाँ पे मीट करेंगे?
ये कहीं 7 और 3 पे मीट कर रहे हैं कि नहीं? देखो ये 3 पे भी है, तो ये कितना हो गया 7 और 3 यानी 3 और 7, तो 3 और 7 इसका क्या मतलब हुआ कि बॉयज 3 और गर्ल्स कितनी है? दिस इज द डिजायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, और इस सोल्यूशन को क्या कहेंगे? जब इससे निकालते हो तो ग्राफिकल सोल्यूशन है, और उसको सॉल्व करते हो तो वो अलजेब्राइक सोल्यूशन है। तो हमने कौन सा सोल्यूशन निकाला? बाय ऑब्जर्विंग द ग्राफ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज 3 7, सो ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ द गिवन कंडीशन इज दैट देयर आर 3 बॉयज एंड 7 गर्ल्स, सो इट इज द ग्राफिकल सोल्यूशन। अच्छा, इसमें कमी कहाँ रह गई हमारे ग्राफ में? एक कमी ये रह गई, ये किस चीज का है बोलो? और ये क्या है? y माइनस एक्स, ये जरूर लिखना है। और ये जो भी तुम्हारा ग्राफ है ना, ये रुक नहीं जाना चाहिए, ये यहाँ तक जितना ग्राफ है, ग्राफ को हाइपोथेटिकली एक रेक्टेंगल मानो और वहाँ तक तुम्हारी लाइन जानी चाहिए, उस वहाँ तक पूरी जानी चाहिए जितना तुमने ग्राफ बनाया। जो तुम्हारा रेफरेंस फ्रेम है ना, उस रेफरेंस फ्रेम के एंड तक लानी चाहिए, वो तुम्हारा पूरा रेक्टेंगल लगना चाहिए। तुम कोई भी ग्राफ बुक में उठा के देखो, उन्होंने रेफरेंस फ्रेम को ब्लू कलर में रंग दिया है और वहाँ तक लाइन जा रही, चेक करो है कि नहीं, वहाँ तक जा रही कि नहीं? वैसा हमें माइंड में सोचना। अगला क्वेश्चन देखो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। जो सेकंड वाला है पेंसिल वाला, इसमें आपको एप्रोप्रिएट स्केल लेना पड़ेगा, अगर स्केल नहीं लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चेक करिए क्वेश्चन नंबर 2, 5 pencil, let number of pencils, it is x, and number of pens, it is y. So cost है, that is cost of one pencil, cost of one pencil, यही दिया ना। और cost of, और जब ऐसा लिखोगे तो यहाँ क्या लिखोगे? रुपीस वाई। अब कह रहा है कि 5 पेंसिल ली गई और 7 पेन्स लिए गए हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल का दाम 5x और 7 पेन का 7y, और ऐसा करने पे ₹50 लग गया है। और 7 पेंसिल और 5 पेन ले लिए गए तो 46 लगा है। इस कंडीशन को हमने 5 बाई है। अब दैट इज, इसको हमने कैसे एक्सप्रेस कर दिया बताओ? दिस कंडीशन हैज बीन एक्सप्रेस्ड अलजेब्राइकली, नाउ वी हैव टू सॉल्व ग्राफिकली। तो 2 टेबल बनाइए, पहले वाली क्वेश्चन उठाओ, देखो 7y इट इज इक्वल टू 50 माइनस 5x। हमेशा x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। x तुम्हें रखना है, y तुम्हें पाना। ये चर राशि है, ये अचर राशि, ओके ना। तो y कितना हो गया बोलो? 50 माइनस 5x बाई 7। जैसे मैं ऐसा कहूँ कि पेट्रोल का दाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन पेट्रोल के दाम बढ़ जाने से सब्जियों का दाम उस पर निर्भर करता है, तो सब्जी का दाम भी वेरी करता है, बट वो डिपेंडेंट हुआ ना पेट्रोल के दाम पर। तो पेट्रोल अपने मन से बढ़ता घटता रहता है, ऑन दैट बेसिस द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज वेरी। तो अब ये देखो y आ गया, इसको टेबुलेट करो, ऐसी x की सूटेबल वैल्यू लो कि फ्रैक्शन में आंसर ना आए और आपको उसको लोकेट करना है। पेन ले लें, 10 तक ले जाओ, कितना है? x और y, कितनी बात हो गई? कितना? देखो 3 रखेंगे तो 15 आ जाएगा, 3 रख लो, 3 आंसर में भी होगा। तो बताओ 15 आ जाएगा तो क्या होगा? 50 माइनस 15 35। तो ये चीज कितनी आ गई? 5 आ गई। और देखो 65 पड़ता है क्या? 50 60 70। अगर हम -4 ले लें, 2 -4 लेने से क्या होता है? देखो यहाँ करो, -4 रखो, 50 माइनस 5 इंटू -4 10 तक जाएगा, और कुछ नहीं है ना, 10 तक जाएगा। चलो ठीक है, 10 तक, और कुछ नहीं हो रहा है 5 तक, ठीक है।
इसकी वैल्यू आ गई। अगला देखो, नाउ नेक्स्ट इज 7x plus 5y equals to 46. सो वैसे पेन की कितनी कॉस्ट आ रही है? 5 रुपये। ठीक है, तो 3 5 इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। चलिए अगला देखते हैं इस वाले के लिए। तो बोलो 5y कितना है? 46 माइनस 7x, तो y कितना हुआ? 46 माइनस 7x by 5. Now put suitable value of x and get y. 3 रख दे रहे हो, अगर 3 रखते हो तो ये 21 हो गया। तो that is 46 minus 7 into 3 by 5. 46 minus 21 by 5, तो 25 आ गया, तो 5 आ गया। तो 3 5 तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। यही पता चल गया कि पेन की कीमत, पेंसिल की इतनी, पेन की इतनी। एक और कोई पॉइंट ले लो, -2 रख लो। तो 46 minus 7 into -2 by 5, तो 46 plus 14 by 5, तो कितना हो गया? That is 4 5 6 60 by 5, तो 12 हो गया। सही है। अब हम इसका ग्राफ बना लें। तो x में कहाँ तक वैल्यू जा रही है? y ज़्यादा जा रहा है ना, x तो ठीक जा रहा है। x की जगह 8 रखेंगे। इसकी जगह x की जगह 8। अब देखो x में तो ज़्यादा नहीं जा रहा है, -4 तक जा रहा है। -4 ले लिया, बस ज़्यादा नहीं। और y कहाँ तक लेना है? 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर नहीं मिलता है तो y एक्सिस में मान सकते हो कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 रुपीज़, क्योंकि रुपीज़ में कॉस्ट है ना। और यहाँ क्या लिखोगे? जैसे हम लोगों ने पिछले ग्राफ में गलती की थी, ये जो y एक्सिस थी हमें यहाँ लिखना चाहिए था नंबर ऑफ गर्ल्स। जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं इस पे नंबर पढ़ते हैं, मैं बताना भूल गया था। और यहाँ क्या लिखना चाहिए था? नंबर ऑफ, और एरो बनाना चाहिए। अब यहाँ लिख देंगे दैट इज कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, और दिस इज कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो यहाँ लिख लो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, क्योंकि y क्या है बताओ? पेंसिल नीचे, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन हो गया। और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखे रुपीस, और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 1 पेन इन रुपीस, इतना लिखना है। अब देखिए x में कहाँ तक जा रहा है? ये 3 तक ही जा रहा है, तो नहीं ज़्यादा इधर गया ही नहीं। कोई बात नहीं, पेंसिल होगा। है x की पेंसिल होगा। x पे पेंसिल लिख लो, ठीक है। अब देखो 3 5 करो, 1 2 3, 3 पे 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर ऐसा करना है कि हाफ तक लाना है तो 1 सेंटीमीटर पे 2 ले लेना, तुम्हारा छोटा ग्राफ है, उससे कुछ हो नहीं। तो 3 पे 5 ले लो, 3 पे 5 हो गया। और -4 पे 10, 1 -2 -3 -4, -4 पे 10 कहाँ तक जाएगा? दैट कम्स एज यहाँ पे, और ऊपर यहाँ आ जाएगा ना। तो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट वो, इन दोनों को मिला लो। -4, देखो -4 पे 10 है, और इस पर ये है, इन दोनों को मिलाइए। एक तो ये हो गया, दिस कम्स एज -4। अब अगला वाला देखो, जो अगला वाला आपने बनाया है उसके ऊपर इसका लिख दिया है, तो 3 5 तो ये भी हो गया। और -2 पे 12, -2 पे 12 लो यहाँ पर, -2। तो कोई बात नहीं, 3 5 तो हमने लॉग कर ही दिया है, तो हमारा पॉइंट कहीं जाने वाला नहीं। ये कुछ लोग चालाक बच्चे ऐसा करते हैं कि मान लो, ध्यान दो, नहीं मैं बता रहा हूँ कि अगर हमारा 3 7 सोल्यूशन है तो 3 7 दोनों में ही लॉक कर दो। जो पिछला वाला ग्राफ बनाया था, तो 3 7 दोनों में रखो, तो एक तो कॉमन पॉइंट आ गया। अब मान लो तुम अगर एक एक ऐसे मिला रहे हो ग्राफ में, और एक ऐसे और ऐसे मिला रहे हो, सोल्यूशन किसी को भी नहीं ले रहे हो, सोल्यूशन कहीं पे थोड़ा सा उससे छिटक जाएगा।
जो सोल्यूशन है ना उसको चुपचाप किनारे सॉल्व करके या पीछे टीचर ना देख पाए। देख लो 3-7 आ रहा है, 3-7 दोनों में डालो। अब तुम्हारा 3-7 पे कैंची चलेगी, वो पॉइंट तो हट नहीं पाएगा ना। अब दूसरा आलतू फालतू का अगर टेढ़ा मेढ़ा भी हुआ तो टीचर ओवरलुक कर गए, ये तुम्हारा लॉक हो गया ना। अब ये तुम्हारी लाइन टेढ़ी भी हो जाती, तुमने उल्टा पुल्टा भी रख दिया तो टीचर ना नोटिस करे तो पूरा नंबर तुम्हारा असली चीज से लॉक कर ली ना। अब कैंची घूम रही है, थोड़ा इधर घूम गया, मान लो दूसरा पॉइंट गलत भी हो गया तो भी टीचर कई बार ओवरलुक कर सकता है ना। तो उसको तुम एलिमिनेशन मेथड से, उन्मूलन विधि से निकाल लो और दोनों में वो डाल दो, एक पॉइंट भी मिल गया दोनों के लिए। सही है। अब जरा देखिए, सो वैसे तो हमारा पॉइंट ये था, ये ग्राफ बन गया। ओके, सो दिस इज बाय सेइंग ग्राफ द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज ₹3 एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज ₹5। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, और एक क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 काफी बार आ चुका है। देखो 3 नहीं है, 3 नई बुक में क्या नंबर है इसका, MS वाला नहीं है। 3 नहीं है। हमारी बारी में था इसमें। अब इसमें डालो 5th क्वेश्चन, उसको अलग से करा दें। 5th देखो, 5th क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स, यानी लेंथ बड़ी है। कितनी बड़ी है? 4 मीटर बड़ी है। और हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ये जो चीज है हुज लेंथ इज 4 देन ब्रेथ, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग केस है। सिर्फ इतना याद रखो, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। ये मुख्य है। क्या बोला गया है? हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना है? 36 एंड लेंथ इज, जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज्यादा। तो एक साथ कंडीशन कर, half the length of perimeter of rectangular garden whose length is 4 more than its breadth is 36। ऐसे कर दिया, इंटरवोवन कर दिया दोनों केस को, लेकिन अलग अलग चीज। अब आप इसे क्या मान रहे हैं, और इसे तो हाफ ऑफ द पैरामीटर क्या होता है बोलो? 2x + y या 2x + 2y होता है कि नहीं? यही 36 है। तो बताइए 2 कॉमन ले ले बाहर, तो x + y कितना आ गया? 36। x + y is 36 and x - y which is equal to 4। ऐसे ग्राफ में आपको स्केल में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 यूनिट्स लेना चाहिए। ग्राफ दिया होगा, ग्राफिकली में है क्या? फाइंड द डायमेंशन ग्राफिकली है क्वेश्चन, सभी सॉल्यूशन वाली बुक में सब में ग्राफ में है। तो इसमें देखो, आप इसमें कैसे करोगे, लिखो x + y 36, तो सब 4 का लेना, क्योंकि 20 और 16 इसका आंसर है, तो हमारा सब 4 के ही तो मल्टीपल में है। तो x लिखो और y लिखो। अच्छा ये बताओ, अगर मैं y को कैसा लेना है, पहले x को ले लो, कोई 4 का ही मल्टीपल लो, मान लो 20 ले लो, 16 ले लो, बस दोनों को 20, ये 20 लिया तो ये कितना आया? 16। और ये 16 लिया तो ये कितना आ गया? बोलो पहला सॉल्व हो गया। अब दूसरा देखो, x - y 4 है, इसका भी एक बना लीजिए, टेबुलेट कर लीजिए, तो x और y। अब जरा देखो, y 0 तो x कितना? 4 है, y 4 का ही मल्टीपल लेना है, 4 ले लो, क्या ये 8 है? नहीं, y 0, अगर हमने क्या किया, y 0 लिया ना, y 0 तो x 4 और y 4 तो x 8, सही है। देखो y को 4 रखो, तो -4 उधर जाके 8 नहीं जाएगा, किसी को भी रख लो, बाद वाले को रख लो, वो तो अपने पर। अब हम इसको कैसे करेंगे कि that is 4, 8
12, 16 और 20 के आगे ग्राफ हमारा जाएगा नहीं, हमने एक्सट्रीम वैल्यूज ली नहीं। एवरेज लो, बीच की वैल्यू लो। 36 लोगे तो लंबा ग्राफ होगा। निगेटिव भी कोई नहीं लिए, y में कहाँ तक जा रहा है देखो, दैट इज 4, 8, 16 और 12 और 16। अच्छा y किसे माना है? ब्रेथ है। 20 तक गया तो 20 लो। 20 लग गया। ये चीज आपने लिख लिया y डैश, स्मॉल में मत लिखना, और ये जितना भी बनाना ये कैपिटल में लिखे जाते हैं। x एक्सिस है लेकिन लिखने में x डैश होता है। ओके, ये ओरिजिन हो गया, सारे हमने लिख दिए। ब्रेथ को मीटर में दिखाओ, लेंथ। आप लोग जब कभी भी एक अगर अच्छे तुम प्रेक्षक बन गए, ऑब्जर्वर बनो, देखो ग्राफ में, इस बुक की ग्राफ में और क्या दिया है और क्या दिया है, उसको 10 मिनट तक देखो, तुम्हें नई नई चीज मिलती जाएंगी। ये तो हम लिखते ही नहीं थे, भी लिखना होता है। हम अच्छे ऑब्जर्वर बन पाएंगे तभी फिर हम बहुत कुछ सीख पाएंगे। जब किसी का सुन रहे हो तो अच्छे लिसनर बनो और एक अच्छे ऑब्जर्वर, दो चीज़ से ही आदमी सीख पाता है। समझ में आया? जो बहुत बड़े बड़े अफसर कहीं पर इंस्पेक्शन करने जाते हैं, वो ऐसी ऐसी चीज़ें देख लेते हैं। इंस्पेक्शन वाले अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, वो नोटिस कर लेते हैं ये ऐसा ये ऐसा। ठीक है, तुम्हारे स्कूल में जाते हैं तो हम देख के हैरान हो जाते हैं, ये नोटिस है, ये लिखा है, वहाँ वो लिखा है। हम तो 10 मिनट घूमते ही रहते हैं, फिर कंपेयर करते हैं कि KB1 में क्या लिखा है। तो हमेशा ऑब्जर्वर बनो, कहीं भी जा रहे हो देखो 10 चीज़ें जो हम नोटिस ही नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ देखिए 20, 16। 20 पे क्या लें? 16 हो गया, और 16 पे 20, तो 16 के ऊपर जाओ और ये 20। ओके, तो एक हमारी लाइन क्या बन गई पहले वाले की, और हाइपोथेटिकली एक रेक्टेंगल मान लो, ग्राफ के बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर तुम्हारा ग्राफ यहाँ तक है तो इसके बाहर नहीं जानी चाहिए लाइन, तो तुमने मन में एक रेक्टेंगल मान लिया कि नहीं, और एरो भी बनाओ दोनों तो। दूसरी तरफ देखो, दैट इज 4 पर 0, x4 तो y 0, x8 तो y 4, इन दोनों से मिला के बनाओ। ओके ना, अब ये कहाँ पे कट कर रहा है? कट करना चाहिए 20, 16 आना चाहिए, 20 नहीं आ रहा, तो हमने 20 थोड़ा आगे भी ले लिया। देखो कहाँ तक गिरेगा, इतना है, थोड़ा सा गड़बड़ी हुई है। 20 यहाँ आना चाहिए, मतलब 4 के थोड़ा सा हमारा यहाँ आ रहा है ना 20, तो उसको सही करना है। तो दैट इज 20, 16, और 16 पे आ रहा है, लेते समय गड़बड़ी कर देता। 20, 16 तो था आंसर तो सही है। नहीं, वो आप ग्राफ में बनाओगे तो सही आएगा, ये गड़बड़ आ रहा है। ठीक है ना, लेते समय हमने पॉइंट सही नहीं लिया। इसके देखो, इसके बाद इक्वेशन इसमें लिखिए। कौन सी इक्वेशन है? x माइनस वाई इट इज इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इट इज इक्वल टू 36। स्केल x एंड y एक्सिस, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर। नहीं, वो यूनिट वो चीज होती है, ये 1 सेंटीमीटर ना जब तुम इसमें करोगे, और वही दैट इज इक्वल टू 4 मीटर। यूनिट लिख देंगे तो गलत होगा। कहाँ पे यूनिट या सेंटीमीटर कुछ भी लिख सकते हैं। लिख सकते हो? वैसे ये जो हम लोगों को ग्राफ पेपर मिलते हैं वो 1 सेंटीमीटर ही है। 1 सेंटीमीटर, आइडियली 1 सेंटीमीटर। छोटा बड़ा कोई कर दे तब यूनिट लिखना, हमको मिलता ही वैसा है 1 सेंटीमीटर। मेजरमेंट करके देख लेना। कभी कुछ लोग इसको जूम कर देते हैं तब गड़बड़ है। 7th क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ द ग्राफ्स। एक दिया है, बात नहीं करो, x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है? 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब और तीसरा क्या है? Draw the graphs. Determine the coordinates formed by these lines and x-axis. ये दोनों लाइन और एंड x-axis, अगर 3 चीजें तुम्हें मिल जाए तो क्या ट्रायंगल बन जाएगा? तो वो जो ट्रायंगल बनेगा उसके वर्टिसेस का तुमको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं।
पहला वाला लो, तो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 यही y है क्या? अब इसका ग्राफ बना, वो बनाओ, टेबुलेट करो। x y 0, तो y कितना हुआ 1, x को 2 ले लो तो y कितना हुआ 3। हाँ, अगला देखो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। सही, इसको वर्बली किया जा सकता है x y। अगर मैं देख लो x अगर 0 रखता हूं दिशा तो y क्या है? बोलो। बहुत अच्छा, ये ठीक है, अच्छा बताया, दो पहली बार सही बताया, नहीं बड़ी बात है। और बताओ, अगर मान लीजिए x 0 का 6 आ गया, अगर मान लें x को 2 रखो, तुम तो अच्छा बता रहे हो। और बोलो, तुम्हें सब क्वेश्चन जब सही बताएंगे तो कभी कभी बता। हाँ बोलो, 2 रख देने पे 6 होगा, 6 उधर ले जाओ, तो 2 रख देने पर फिर माइनस आके 6 आएगा तो 3 आ जाएगा। सही है ना? अब इसका ग्राफ बनाओ। ग्राफ देखिए 1 2 2 तक ही जाएगा ग्राफ, और y एक्सिस पे कितना जा रहा है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 0 1 0 1 1, तो ये पॉइंट हो गया 2 3, तो 2 3 ये हो गया, एक लाइन तो ये हो गई, ये कहीं आ जा रही है 0 6, 0 पे 6 लो 1 2 3 4 5 6, और दूसरा क्या है 2 3 2 3, तो यही है, तो ये ले लो। अब अरविंद क्या हम इस रीजन को शेड कर दें इस वाले को, क्योंकि x एक्सिस ये है तो इसी को तो करना चाहिए x एक्सिस, और ये पहली लाइन कौन सी है x माइनस वाई प्लस 1, और दूसरी लाइन कौन सी है दैट इज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो अब हमें इस रीजन को शेड कर देना है, और सुजैन इसकी वर्टिसेस बताओ, बोलो 2 3 और बोलो 4 0 और -1। सही है, ओके। अब आप लोग एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड क्वेश्चन करिए। उसको एक्सरसाइज को सॉल्व कर लो, और एक तो थोड़ा मैं और बताना पड़ेगा, वो नहीं है क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की भी देनी पड़ेगा, ये सब ये करो। एक्सरसाइज 3.3 का दूसरा सवाल, ये 3.3 है दूसरा सवाल, ये पुरानी बुक है 3.3 है ना, नई बुक में क्या है ये नई बुक मालूम है वो, इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर, वो वाला सवाल है। अभी बता दे रहा हूँ, पता चल गया कौन सा क्वेश्चन है, आंसर है ना, यही है ना 500 सवाल करो, और जो ना समझ में आए उसे पूछ लेना, कोई क्वेश्चन और नहीं पूछ लेना। ये दो, उसके 5 पार्ट्स हैं, वही करना।
नहीं चलने के लिए फर्स्ट और सेकंड में x y y हमारा एक्सप्रेशन हो गया x y में 1 टू द डिनोमिनेटर है ना x अपॉन y प्लस 1 टू द डिनोमिनेटर 1 टू द डिनोमिनेटर नहीं वन न्यूमरेटर वन डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट x में 1 जोड़ो और y माइनस 1 x plus 1 upon y minus 1 then it becomes as it क्या हो जाता है अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करें इससे बाद x upon y ऐड होगा ना y plus 1 लिखना फिर इसको लिखो करके दिखाते हैं ये इसके 5 पार्ट्स मैंने इसका प्लान किया वो कलर अलग है ये वाले उस पर 5 पार्ट्स हैं इसी को करिए